एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर एसएससी पे आप पूरी वीडियो लाइए कि उसमें एक एक पॉइंट आप जितनी भी उसकी अंदर की गहराई है वो हम लोग को समझा दीजिए कि एसएससी क्या होता है, जो कि ये बहुत ही फेमस एग्जामिनेशन होता है आपका। चाहे वो बच्चा क्लास 10th में हो, चाहे बच्चा क्लास 12th में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर चुका हो या पोस्ट ग्रेजुएटेड हो या पॉलिटेक्निक कर चुका हो, जो भी वो कुछ कर चुका हो, उन सबके लिए अगर गवर्नमेंटेड जॉब के बारे में देखा जाए तो ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जो इंडिया में एसएससी के बारे में नहीं सुना होगा। तो आज एसएससी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि एसएससी एग्जाम किस किस पोस्ट के लिए होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा, कौन से बच्चे 10th पास आउट के बाद एग्जाम दे सकते हैं, कौन 12th पास आउट के बाद एग्जाम दे सकते हैं, ग्रेजुएशन पॉलिटेक्निक के बाद आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं और कितनी आपकी इसमें सैलरी होने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो हर एक चीज के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे क्या एसएससी में केवल एक पेपर होता है या इसके अलावा कितने पेपर होते हैं। तो आज आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए और ध्यान से समझते रहिए। उसके बाद भी अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो, और अगर आप कमेंट करते हो तो आप 100% जानिए चाहे एक दो दिन लेट ही सही आपको वीडियो जरूर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एसएससी की पूरी जानकारी। चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे बायो से हो, सभी बच्चे इस एग्जाम के बारे में सुने और जहां डाउट हो वहां कमेंट जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एसएससी के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि मैं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसमें एक एक बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हम इसकी थोड़ी सी इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि एसएससी एग्जाम कब से चालू हुआ और कैसे मतलब बैठक बैठा, जिसकी वजह से जितने भी गवर्नमेंटेड एग्जाम्स हैं उनके लिए एक एसएससी कब से स्टार्ट हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 1975 के लगभग तक जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे, अगर उसमें कोई पोस्ट निकलता था तो उसके लिए वो अलग अलग एग्जाम होता था। जैसे आर्मी में कोई पोस्ट निकला तो आर्मी वाले अपना कोई फॉर्म निकाल रहे थे। अभी की बात नहीं है, 1975 की बात है। बेटा मेरा क्या है कि मैं कोई भी चीज बताता हूं तो बहुत बेसिक से बताता हूं और उसको लास्ट तक ले जाता हूं। ऐसा मेरा पढ़ाने का भी तरीका था और जब मैं आपको एग्जाम का अपडेट देता हूं तो भी मैं ऐसा ही बताता हूं। तो इसलिए आप परेशान ना होना कि सर ये इतिहास क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हर चीज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि 1975 तक जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे वो अपना अलग अलग एग्जाम्स लेते थे। जैसे वही मैं एग्जांपल के तौर पे आपका आर्मी ही ले लिया कि आर्मी में मान लो कोई जॉब निकला, मान लो आर्मी में कांस्टेबल के लिए क्या बोलते कोई पोस्ट निकला, तो आर्मी अपना खुद का एक एग्जाम करवाता था कि हर साल कांस्टेबल के लिए 100 वैकेंसी निकला है, 50 वैकेंसी निकला है, तो आर्मी का खुद का एक पेपर होता था। इसी प्रकार से अगर हम पुलिस की बात कर लें तो पुलिस के जॉब के लिए एक अलग पेपर होता था। इसी प्रकार से अगर हम स्टेनोग्राफर की बात कर लें तो उसके लिए अलग पेपर होता था। अगर मैं टैक्स विभाग से रिलेटेड बात कर लूं तो उनके लिए वो अलग पेपर होता था। तो ऐसे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्जाम्स होते थे अगर कोई पोस्ट निकलता था तो। लेकिन बाद में बैठक बैठा जितने भी गवर्नमेंटेड पोस्ट थे, डिपार्टमेंट थे, कि इतना ज्यादा एग्जाम लेने की जरूरी नहीं है, एसएससी करके एक एग्जाम लेते हैं और वो एसएससी एग्जाम अलग अलग लेवल के लिए होगा। जैसे 10th के लिए अलग एसएससी का एग्जाम हो जाएगा, 12th के लिए एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स हो जाएंगे, आपके जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, उनके लिए अलग अलग एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन उन सारे एग्जाम का अगर कॉमन नाम दूं तो एसएससी होगा। तो एसएससी करके एक एग्जाम निकला। लेकिन एसएससी में भी आपका केवल एक एग्जाम नहीं होता है, इसमें आपके 8 प्रकार के एग्जाम होते हैं। यानी कि मान लो जैसे आपने नाम सुना होगा एसएससी जीडी, आपने नाम सुना होगा एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडीएस, तो ऐसे 8 प्रकार के एग्जाम होते हैं। अभी मैं आपको एक एक एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, नाम भी उसका बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो एसएससी तो एक कॉमन एग्जाम है जो उसको कंडक्ट कराती है, यानी कि आप ये मान सकते हो कि जो एसएससी है वो उसको कंडक्ट कराने वाली संस्था है। और उसमें जो एग्जाम होते हैं वो टोटल 8 एग्जाम होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो आज वो 8 एग्जाम के बारे में हम एक एक करके देखेंगे और वो 8 एग्जाम कौन कौन से पोस्ट के लिए निकलती हैं हम ये भी जानेंगे, साथ साथ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जानेंगे और सैलरी तो जानेंगे, क्योंकि बच्चा अगर कोई भी वीडियो देखता है तो सैलरी जानना जरूर चाहता है कि सैलरी कितना है, और जानना भी चाहिए। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि वो 8 एग्जाम पहले है क्या। देखो स्टूडेंट्स, आपको हर चीजें बगल में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो
हो सकता है कहीं मैं कोई चीज अगर शॉर्ट फॉर्म बोलना हो तो उसका फुल फॉर्म भी लिख दिया करूंगा, नहीं तो मैं इतनी पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं, अगर मैं सबका फुल फॉर्म बोलता रहूंगा तो पता चलेगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, इसीलिए अगर मैं कोई शॉर्ट फॉर्म बोल भी दे रहा हूं तो उसके बगल में उसका फुल फॉर्म लिखा होगा, ठीक है ना, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो अब बात करें कि सर वो 8 एग्जाम एसएससी के कौन कौन से हैं, वो 8 एग्जाम का पहले नाम बताइए। तो मैं पहले एक एक करके नाम बताता हूं, सीक्वेंस पर चलूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। तो वही सबसे पहले बात करें तो एसएससी सीजीएल, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे है एसएससी सीएचएसएल, तीसरे नंबर पे है एसएससी एमटीएस, चौथे नंबर पे है एसएससी जेईई, ठीक है ना, उसके बाद पांचवें नंबर पे है एसएससी जेएचटी, छठवें नंबर पे है एसएससी स्टेनोग्राफर, फिर है एसएससी जीडी, फिर है आपका एसएससी डीपी एंड सीएपीएफ। आपको उसके बगल में जितने भी उसके फुल फॉर्म है वो आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने आपको 8 एग्जामिनेशन बता दिया एसएससी का। तो एसएससी एक संस्था है जो ये 8 एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब इन सारे एग्जाम को एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे कि कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरे बात जानेंगे कि इस एग्जाम के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट निकलते हैं और इसका सैलरी कितना होगा। और हां, एक बात और, जब भी हम आपसे बात करेंगे इस मतलब एसएससी के इस 8 एग्जाम में, तो आप बार बार 2 शब्द जरूर सुनने के लिए पाओगे। एक ग्रुप का नाम सुनने के लिए पाओगे, जैसे ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ऐसा आप ग्रुप सब सुनने के लिए पाओगे। और एक आप पे लेवल शब्द सुनोगे, या मैं शॉर्ट में लेवल बोल दूंगा। तो आप 2 शब्द जरूर सुनोगे बार बार, एक क्या ग्रुप, दूसरा क्या लेवल। तो आप जब भी कहीं कोई गवर्नमेंटेड जॉब की बात आएगी तो आप 100% जान लो कि जब कोई पोस्ट निकलता है तो आप सुनने के जरूर पाओगे कि अच्छा ये ग्रुप डी का नौकरी है, अच्छा ये ग्रुप सी का नौकरी है, या इसमें पे लेवल इतना है, यानी कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप निकला है इसमें जो सैलरी है इतने लेवल का सैलरी है। तो आप जरूर ऐसा सुनने के लिए पाओगे। तो ग्रुप क्या है और पे लेवल क्या है, अगर इसके बारे में आप पूरी तरह से संपूर्ण विवरण जानना चाहते हो, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो आप कमेंट कर देना ग्रुप एंड लेवल। अगर आप इतना चीज लिख दोगे शॉर्ट में ग्रुप एंड लेवल, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ग्रुप एंड लेवल के बारे में पूरी व्याख्या चाहते हो, तो उस पर मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जहां मैं ग्रुप बोलूंगा, जहां मैं लेवल बोलूंगा, तहां आज आप माफ करना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीजें कवर कर देना वो सही नहीं है। इसके बाद ग्रुप एंड लेवल पर मैं डिस्कशन कर दूंगा। खैर, मुद्दे पे आते हैं कि एक एक एग्जाम के बारे में जानते हैं और जानने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट और साथ साथ सैलरी भी जानते हैं। तो सबसे पहला एसएससी सीजीएल, जो कि आपने सुना होगा कि मैंने स्टार्टिंग में पहले इसी का नाम लिया था। तो एसएससी जो सीजीएल है वो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री हो गया है, तभी जाके आप इसका एग्जाम दे सकते हो। क्लास 10th वाले बच्चे, क्लास 12th वाले बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो बच्चे दे सकते हैं। अब आप जरूर जानना चाहोगे कि इसमें सर कौन कौन से पोस्ट्स के लिए वैकेंसी निकलती है। तो बच्चों मैं आपको एक एक करके बता दूं, मैं लिख के लाया भी हूं। सबसे पहला आपका एएओ पोस्ट, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पे क्या बोलते हैं, इसकी वैकेंसी निकलती है। अब हर साल वैकेंसी की जो सीट होती है वो अलग अलग होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। जैसे कभी मान लो 100 सीट निकल गया, कभी 150, कभी 75 सीट भी निकल सकता है। तो वो अलग अलग साल पे होता है। जब वो वैकेंसी निकलेगा तो उसके बारे में आपको अपडेट दिया जाएगा कि देखो इसकी वैकेंसी निकल गई है, इसमें इतना सीट आया है, इतना पैसा चार्ज वगैरह लग रहा है, तो वो चीज आपको अपडेट दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अभी आपको सिर्फ जानकारी दिया जा रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हो जाए। और ये जान लो कि साल में निकलते रहते हैं इसके फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बात करें तो सीएजी, तीसरा बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर हम चौथा बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अगर हम अगला बात करें तो एमईए। ये सब पोस्ट मैं आपको बता रहा हूं किस किस पोस्ट के लिए ये वाला एग्जाम होता है, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एएफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। अगर हम अगला बात करें तो एएसओ, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अगर आप देख रहे होंगे कि मैं किसी का अगर फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूं तो बगल में आपको लिखा मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कवर करना है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इनकम टैक्स क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर। अगर अगला बात करें सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। अगर नेक्स्ट बात करें तो सीबीआई, सीबीआई का नाम आप जरूर सुने होंगे कि अगर कहीं कोई घटना हो गया है और पुलिस अगर उसका छानबीन नहीं कर पा रहा है तो वो सारी चीजें जो है वो सीबीआई उसका छानबीन करता है और लास्ट में निकलता है, तो आप जरूर नाम सुने होंगे, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। अगर अगला बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। अगर अगला बात करें तो एनआईए। अगर नेक्स्ट बात करें तो सीबीएन। आपका अगला है क्या बोलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क। फिर है आपका टैक्स असिस्टेंट, फिर है आपका अकाउंटेंट,
फिर है आपका ऑडिटर। तो इतनी सारी चीजें जो है मैंने आपको बताया, ये सारे पोस्ट हैं किसके लिए बताओ, जब आपका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा उसमें इतने पोस्ट पर हर साल वैकेंसी निकलते हैं, सारे पोस्ट मैंने आपको बता दिए। वहीं बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एक तो बताया था कि ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो अगर इसमें जो भी मैंने आपको पोस्ट बताया अगर वो ग्रुप बी के अंतर्गत आता है तो उसमें 18 से 30 साल वाले बच्चे क्या बोलते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 18 साल से कम बच्चा नहीं भर सकता है और 30 साल से ज्यादा वाला बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता है और ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। अगर जितने भी पोस्ट हैं अगर इसमें से ग्रुप सी वाला कोई पोस्ट है तो ग्रुप सी वाला 18 से 27 साल उम्र है, यानी कि 18 से कम वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है और 27 साल से ज्यादा वाला बच्चा नहीं भर सकता है। अब लास्ट में जरूर जानना चाहोगे कि सर इसमें सैलरी कितना होगा, तो देखो मैंने अलग अलग पोस्ट बताया तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी, जैसे अब सीबीआई है तो सीबीआई का लाखों रुपए सैलरी होगा, लाख रुपए से भी प्लस सैलरी होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग मान लो 1 लाख रुपया होगा लेकिन उससे भी ज्यादा होगा। वहीं अगर मैंने कोई क्या बोलते हैं छोटा पोस्ट है तो उस पर आपका मान के चलिए 25,000 30,000 रुपया सैलरी है, तो आप मान के चलो कि इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, ठीक है ना। और जैसे वैकेंसी आएगा तो उसमें हम लोग क्लियर कट बताएंगे, पहले वैकेंसी आने तो दो। अब चूंकि इतने पोस्ट बताएं तो सारे पोस्ट के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं है। हाँ संभव तब है जैसे जैसे वैकेंसी आएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा, बस आप जुड़े रहिएगा एसएससी से रिलेटेड, ठीक है ना। अच्छा अब चूंकि एक एग्जाम हो गया, अब अगर हम अगला एग्जाम की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसएससी में टोटल 8 एग्जाम होते हैं तो ये मैं दूसरा एग्जाम आपको बता रहा हूं सीएचएसएल। तो सीएचएसएल की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करूं तो आपका 18 साल से 27 साल होना चाहिए, यानी कि आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल तक होना चाहिए। अच्छा अगर हम बात करें कि सर इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है तो आपको बता दूं कि इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इन सब के लिए क्या बोलते हैं मतलब इन सब पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकलती है। जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें आपका 12th मैथ से होना चाहिए, यानी कि बायो वालों के लिए नहीं है। कौन सा डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो क्या बोलते हैं पोस्ट है। अगर हम बात करें कि सर इसमें सैलरी कितना होता है तो सैलरी अगर आपका लेवल 4 है तो उसमें स्टार्टिंग सैलरी आपका 25,500 होगा, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपका मतलब सैलरी बढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब आप मान के चलो कि 40,000 50,000 तक हो जाएगा एक्सपीरियंस होते होते। लेकिन लेवल 4 का स्टार्टिंग सैलरी 25,500 है। वहीं अगर हम बोल दें कि इसमें जो भी पोस्ट है अगर लेवल 2 की कितनी है तो लेवल 2 का आपका 19,900 यानी कि अप्रॉक्स 20,000 रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लेवल और ग्रुप पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल इस पर वीडियो बनाऊंगा। आपको सिर्फ लिखना है ग्रुप एंड लेवल या लेवल एंड ग्रुप, दोनों में से कोई बात लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका इशारा किधर है और आपको वीडियो मिलेगा जरूर, ठीक है ना। और मिलता भी होगा, हम लोग जैसे कहते होंगे वैसे आपको एक एक वीडियो मिलता होगा, चाहे वो मैं हूं या सुमन मैम है, हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। खैर अब अगला हम बात करें तो अगला अगर बात करें, हाँ एक बात और भी आपको मैं समझा दूं ना, अभी तक मैंने जो दोनों आपको एग्जाम बताया, एक आपको सीएचएसएल वाला और एक आपको सीजीएल वाला, ये दोनों एग्जाम एसएससी के मोस्ट पॉपुलर एग्जाम हैं। अगर बच्चा एसएससी के बारे में सुना होगा तो इन दोनों एग्जाम के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब तीसरा बात करें तो एसएससी एमटीएस, तो एसएससी एमटीएस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसमें जो बच्चे क्लास 10th पास आउट हैं वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई जरूरी नहीं है कि आप 12th हो या ग्रेजुएशन हो। अगर 12th ग्रेजुएशन हो तो भर ही सकते हो, लेकिन 10th वाले बच्चे भी भर सकते हैं। वहीं बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट इसका 18 साल से 25 साल तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट होता है वो ग्रुप सी का होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए इसकी वैकेंसी निकलती है। और ये एक नॉन टेक्निकल मतलब क्या बोलते हैं पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट नहीं है। टेक्निकल का मतलब जो बच्चे बीटेक किए हैं, क्योंकि बीटेक का जानते होंगे फुल फॉर्म बायो और टेक्नोलॉजी, तो जिसको टेक्निकल नॉलेज होता है वो टेक्निकल लाइन में जाता है। लेकिन ये नॉन टेक्निकल क्या बोलते हैं पोस्ट है, कौन सा आपका बताओ, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो चौथा अगर बात करें तो एसएससी जेईई यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम, ये एक टेक्निकल पोस्ट है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया कि नॉन टेक्निकल पोस्ट था, तो ये टेक्निकल पोस्ट है। अब आप जरूर जानना चाहोगे कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो डिप्लोमा कर रखे हैं, पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, यानी कि जो भी जितने भी टेक्निकल लाइन के बच्चे हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर बात करें कि सर एज लिमिट कितना होना चाहिए तो 18 साल से 30 साल तक के बच्चे भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज
ठीक है, आपका 30 साल है। अगर बात करें कि कौन कौन से पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी आती है, तो मैं आपको बता दूं कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए वैकेंसी आता है। आपका फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, इस पे क्या बोलते हैं, आपकी वैकेंसी आती है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पे आता है। NTRO इस पे आता है। तो ये सारे पोस्टेज हैं जिस पे ये वैकेंसी निकलती है। चलिए अब इसकी अगर हम आगे चलें कि सर इसमें सैलरी कितनी होती है, तो इसमें सैलरी आपका स्टार्टिंग 34,400 रुपया आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे सैलरी आपका बढ़ता जाएगा। अगर हम अगला बात करें तो SSC GHT यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यानी कि इसमें जो पोस्ट आता है वो ट्रांसलेटर से रिलेटेड आता है। यानी कि ऐसे आपको मान लीजिए किसी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है, इन सबसे रिलेटेड जो अलग अलग डिपार्टमेंट होती हैं उसमें पोस्ट निकलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अगर बात कर लें कि सर इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो आपका 18 साल से 30 साल तक इसमें एज लिमिट है। और आपकी पढ़ाई कहां तक होनी चाहिए, तो आप हिंदी और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री होने चाहिए और बीएड होने चाहिए। जैसे आपने एमए कर रखा है तो आपका उसमें हिंदी और इंग्लिश ये दोनों होना चाहिए। अगर आप क्या बोलते हैं मतलब मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने हिंदी और इंग्लिश इन दो सब्जेक्ट से किया है और साथ साथ आपने बीएड कर रखा है, तभी जाके आप SSC GHT का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। वहीं अगर पोस्ट की बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पोस्ट पे क्या बोलते हैं इसमें जॉब आती है। AFHQ के पोस्ट पे आती है। जूनियर ट्रांसलेटर के पोस्ट पर आती है। सीनियर ट्रांसलेटर के पोस्ट पे आती है। और CHIT यानी कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके पोस्ट पर इसमें जॉब आती है। आप सैलरी जरूर जानना चाहोगे कि सैलरी कितना है, तो स्टार्टिंग सैलरी 45,000 से 46,000 मान के चलो स्टार्टिंग है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका होता जाएगा वैसे वैसे आप और भी पैसा कमाते रहोगे, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी मैं आपको बता रहा हूं सारे गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि जो SSC है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे 10th के देख रहे हैं तो वो सब अभी नए बच्चे हैं, तो वो लोग अभी ये सब फील्ड के बारे में जान रहे हैं, तो उनके लिए नई चीजें हैं। तो ये चीजें मैं आपको याद दिलाता रह रहा हूं, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। SSC स्टेनोग्राफर, अगर इसके लिए बात करें तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास आउट होना चाहिए। यानी 12th पास वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। स्टेनो मशीन में आपकी फास्ट टाइपिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको स्टेनो मशीन में फास्ट टाइप की प्रैक्टिस है तो मतलब क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में ये सब सारी चीजें इसमें पूछा जाएगा। और ग्रुप सी के लिए उम्र आपका मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, 18 से 30। और अगर हम क्या बोलते हैं मतलब ग्रुप सी मतलब वही ग्रेड सी। और अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो 18 से 27 साल तक इसमें उम्र मांगता है। तो आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए ये हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना। तो अगर मान लो ग्रेड सी के लिए निकल रहा है तो उम्र 30 साल और ग्रेड डी के लिए निकल रहा है तो उम्र 27 साल। अगर हम इसमें सैलरी की बात कर लें तो सैलरी आप मान के चलो कि इसमें 25,000 से 30,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा। अगर हम अगला बात करें तो SSC GD। अब देखिए स्टूडेंट, SSC GD से एक बात याद पड़ा कि सुमन मैम ने एक वीडियो में SSC GD की जगह SSC GDS बोल दिया था। अब बच्चों ने उन पे इतना ज्यादा कमेंट किया, कितने बच्चों ने उसमें हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया। हम आपसे ये कहते हैं कि हम लोग भी मनुष्य हैं, ठीक है ना, मैम भी हैं, तो गलतियां हम लोगों से भी हो सकता है हम लोग पढ़ रहे हैं कोई चीज़ और जुबान फिसल गया या फोकस नहीं हो पाया तो गलतियां हो सकती है। और आप पढ़े लिखे बच्चे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आपको किसी का मतलब प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। हाँ, किसी को बता दीजिए कि यहाँ मैम गलती हो गया, लेकिन कितने बच्चे इतना असभ्य तरीके से बात किए आप जाके कमेंट पढ़िएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आप मतलब किसी से भी गलती हो सकता है, हम लोग भी मनुष्य हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जुबान पे सरस्वती बैठी है कि कभी जीवन में कुछ गलती होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि गलती किसी से भी हो सकता है, तो कहीं कोई गलती हो तो आप उसे मतलब एक अच्छे तरीके से हमें जरूर बताएं, क्योंकि गलतियां बताएंगे ना तो हम लोग सुधार कैसे करेंगे। लेकिन इतनी मतलब असभ्यता से पेश आना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होता है, ठीक है ना। तो निकल सकता है हम ही बोल रहे हैं, हमसे कोई शब्द गलत हो गया, इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, उच्चारण ही कोई गलत हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा तो है ना कि क्योंकि सुबह से लेके 3-3 4-4 वीडियो बनाना, उसको फोकस से एडिट करना, तो ये जो आंख है ना बेटा वो एकदम भारी हो जाता है, भर जाता है। अब देखो ये लास्ट वीडियो बन रहा है और सुबह से काम कर रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई, वीडियो एडिटिंग, ठीक है ना। और आपको तो मैम यूट्यूब सीरीज चला भी नहीं, उसमें आप देखते होगे टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये सब बहुत बारीक काम है, छोटे छोटे काम। और कॉन्टिन्यूअस करना, ऐसा भी नहीं है कि एक दिन करना है, रोज करना है। और 3 वीडियो 4 वीडियो आप देखते हो
होंगे, पर डे पढ़ता होगा, तो माइंड इतना भर जाता है कभी कभी फोकस नहीं हो पाता है। तो कभी कहीं कोई शब्द अगर गड़बड़ हो गया तो अगर आपने सुना तो आप बता दीजिए कि हाँ यहाँ ये चीज़ गड़बड़ हो गया, लेकिन उसको ऐसा ना बोलिए कि थोड़ा तकलीफ हो। तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है कि बच्चे ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा सा हम लोग का भी प्रोत्साहन नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। ये कैसा बोल रही है, इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कहाँ से पढ़ के आई है, जाके ठीक है ना तू अपने घर का क्या बोलते हैं काम कर। तो नहीं अच्छा लगता है। तो लोग बहुत गंदे गंदे शब्द का यूज कर देते हैं, गलत बात है। पढ़ लिख रहे हो, सोचिए कि अगर पढ़ने वाला बच्चा अगर इस बात को नहीं समझेगा तो ना पढ़ने वाला लोग क्या करेगा, तो देश का क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। हमारा देश अगर इतिहास उठा के देखो तो कितना सभ्यता का देश माना जाता था, और आज हम लोग धीरे धीरे असभ्य होते जा रहे हैं। और ये चीज़ अगर हम पढ़ने वाले बच्चों से डिस्कशन नहीं करेंगे या ये चीज़ें हम स्वयं नहीं समझेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो शिक्षा के लाइन में हैं, अगर ये नहीं समझेंगे तो जो एकदम घुमक्कड़ हैं, सिर्फ बदतमीजी पे ही उतारूंगे, क्या वो समझेंगे? जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, वो तो रास्ते पे चलते किसी लड़की पे कमेंट कर देंगे, ठीक है ना, किसी बूढ़े को परेशान करने लगेंगे, किसी जानवर को मारने लगेंगे। आप बहुत बार देखते होंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, जानवर के उसमें क्या बोलते हैं पटाखा लगा के जला रहे हैं, कुत्ते के क्या बोलते हैं पूंछ में। सब कहाँ की सभ्यता है, आप बताइए? क्या उसका अधिकार नहीं है कि इस धरती पे जीने के लिए? क्या इस धरती पे सिर्फ मनुष्य का ही अधिकार है? क्या ये जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, जो बिल्लियां हैं, ठीक है ना, जो पेड़ पौधे हैं, क्या इनका अधिकार नहीं? इन सब पे बराबर सबका अधिकार है इस प्रकृति पे। वो हम लोग को भगवान ने विवेक दिया क्या करने के लिए, कि हम लोग सोच समझ के इन सब का हिफाजत कर सकें, पेड़ पौधों का, जानवरों का, लोगों का। और हम लोग के विवेक का इतना गंदा यूज करने लगे कि ना जानवर के बारे में कुछ समझ रहे हैं, ना पेड़ पौधे के बारे में कुछ समझ रहे हैं। कोई लड़की जा रही तो उसको अपशब्द या गलत शब्द बोल रहे हैं, किसी से कुछ जुबान में गलती हो गया तो उसको गंदे गंदे शब्द से कमेंट कर रहे हैं। किस लिए भगवान ने विवेक दिया, खुद सोचो। उनको भी विवेक मतलब बुद्धि देकर उनको भी लग रहा होगा कि किस लिए भेज दिया इसे धरती पे। तो ऐसा ना हो कि बनाने वाले को भी अपने ऊपर बहुत तकलीफ हो जाए कि किसे बना के भेज दिया। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरी बात नहीं, किसी को भी आप ऐसा कमेंट ना करें जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ हो, ठीक है ना। जब मैंने कमेंट्स का रिप्लाई किया, मैम ने कमेंट्स का रिप्लाई किया, काफ़ी तकलीफ हुआ। हाँ गलती हुआ, और गलती को आप देखोगे पिन में मैम ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। गलती हमसे भी हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, कहीं गलती हुआ तो बता देंगे आप, लेकिन ऐसा ना कहीं तकलीफ हो। मैं जानता हूँ कि मैं 2-4 मिनट का आपका टाइम नुकसान किया, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा, ठीक है। तो आप जरूर इस बात पे ध्यान दीजिए, गलती किसी से भी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, माफ़ करिएगा आपका थोड़ा टाइम मैं इस जगह लेना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो हम समझाएंगे ही ना, किसे समझाएंगे आप बताइए, ठीक है। तो अगला है एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी की बात करें तो जो 10th पास आउट वाले बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र 18 से 28 साल तक। आपका मेडिकल टेस्ट भी इसमें होगा, आपको रेस भी कराया जाएगा और फिजिकल टेस्ट भी होगा, यानी डिप्स वगैरह भी क्या बोलते हैं, ठीक है, देखा जाएगा कि आप कितना माल ले रहे हो, दौड़ भी कराया जाएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं होता है 10th पास आउट के बाद ही होता है। अब बात करें कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट के लिए इसका जॉब होता है, तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, यहां पे भी कांस्टेबल के लिए क्या बोलते हैं आपका पोस्ट निकलता है। एनआईए के लिए क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एनआईए में कांस्टेबल के लिए पोस्ट निकलता है। एसएसएफ में कांस्टेबल के लिए पोस्ट निकलता है। तो सब कांस्टेबल के लिए पोस्ट निकलता है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपया होता है। वैसे तो सैलरी 21,700 होता है, लेकिन और भी पैसे कुछ आपको मिलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। तो वो पैसे मतलब जुड़ के आपका 25,000 रुपया होता है स्टार्टिंग सैलरी। अगला बात करें तो एसएससी डीपीएल एंड सीएपीएफ। अब आप सोच रहे होंगे इसमें एंड क्यों लगा है, चूंकि डीपी लगा इसका मतलब आप दिल्ली में पुलिस बनोगे। दिल्ली में अगर आप पुलिस की नौकरी जब पाओगे तो केवल दिल्ली के अंदर पाओगे, दिल्ली के बाहर नहीं होगा। और एक जो सीएपीएफ है वो पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी आपका पुलिस का जॉब लग सकता है। इसलिए ये वाला जो आपका एग्जाम होता है वो दिल्ली के लिए भी होता है और दिल्ली के अलावा जितने भी क्या बोलते हैं पूरे भारत के लिए भी होता है, इसलिए इसमें एंड लगा है। तो जो डीपीएल वाला होता है उसमें केवल आपको दिल्ली के अंदर ही आप पुलिस की जॉब पाओगे, ठीक है ना। और अगर बात करें कि मतलब क्या बोलते हैं जो सीएपीएफ वाला होता है वो आप ऑल इंडिया में आपको कहीं भी इसका जॉब मिल जाता है, इसलिए एंड लगा है। तो एंड का भी मतलब मैंने समझा दिया, ठीक है ना। तो और अगर हम बात करें कि इसमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका उम्र 20 से 25 साल होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 20 मैक्सिमम 25। बात करें कि इसमें इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें मेडिकल टेस्ट होता है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है, रेस होता है और स्पोर्ट भी आपका देखा जाता है। डिपार्टमेंट है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ,
आपका आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब जो आपके डिपार्टमेंट हैं, यहां पे आप सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के पोस्ट पे काम करोगे। यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑफिसर ये तो आपका पोस्ट है, लेकिन जो मैंने आपको सीआईएसएफ, सीआरपीएफ बताया, ये सब डिपार्टमेंट है। इन सब डिपार्टमेंट में आप पुलिस की नौकरी पाओगे, यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑफिसर की नौकरी पाओगे। सर, तो आपने देखा होगा कि जितने 8 एग्जाम होते हैं वो 8 एग्जाम के बारे में मैंने बताया, और आपको मैंने इसमें ए भी सब में आपने देखा होगा किसको ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हो, कौन सा 12th पास आउट के बाद कर सकते हो, कौन 10th पास आउट के बाद कर सकते हो, मैंने ये भी आपको बताया। अच्छा, साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि कौन से एग्जाम में कौन सी डिपार्टमेंट के लिए कौन सा पोस्ट निकलता है, ये भी बताया। और मैंने आपको सैलरी भी बता दिया, शायद मैंने इसमें भी आपको सैलरी बताना भूल गया था, 35,400 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। दिमाग में आया, और हो सकता है बताया भी हो, माइंड से कट जा रहा है, ठीक है ना, तो लेकिन बता दे रहा हूं 35,400 रुपया इसमें सैलरी है। तो ये सारे 8 के 8 एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया। आपने कहा था कि सर एसएससी पे डिटेल वीडियो लाइए, और मैंने लाया। एक बार मैं समराइज कर देता हूं कौन से बच्चे 10th वाले मतलब एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, कौन 12th वाले, और 12th के बाद इसके अलावा जो ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक वगैरह वाले बच्चे हैं वो कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो 10th वाले बच्चे हैं वो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस ये एग्जाम दे सकते हैं। 12th वाले बच्चे एसएससी सीएचएसएल और एसएससी स्टेनोग्राफर वाला एग्जाम दे सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं और मतलब क्या बोलते हैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, वो आपके एसएससी जेईई, सीजीएल आपका, ठीक है ना, एसएससी जेएचटी, डीपी और सीएपीएफ, ये सब जो है एसएससी के, वो आपके ग्रेजुएशन वाले, पॉलिटेक्निक वाले और डिप्लोमा वाले दे सकते हैं। तो एक बार मैंने समराइज कर दिया। तो स्टूडेंट, मैंने एसएससी से रिलेटेड आपको जितनी भी आज जानकारी मुझे इकट्ठा हुआ मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि एसएससी कोई छोटा फील्ड नहीं है, एसएससी बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि इसमें 8 एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन और प्रश्न है। तो आप क्वेश्चन और प्रश्न बेझिझक पूछिए, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो हम उसकी तलाश में निकलेंगे। तो धीरे धीरे करके एक एक चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ग्रुप के बारे में और लेवल के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए। तो ऐसे ऐसे आपके मन में डाउट आएगा, आप पूछते जाओगे, मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। और वैकेंसी आएगा तो मैं 100% आपको बताऊंगा कि वैकेंसी आ गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम रात में सोए हैं, वैकेंसी निकल गया 12 बजे रात में। अब सोते समय तो मुझे नहीं पता चलेगा कि 12 बजे वैकेंसी निकल गया। हम लोग इतना एग्जाम के बारे में बता रहे हैं, नीट कवर कर रहे हैं, आप देख रहे होगे, एम्स कवर कर रहे हैं, इधर देखो एसएससी भी कवर करने लगे, उधर मैंने एयरफोर्स के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बताइए, इतनी सारी इंडिया में एग्जाम्स हो रही हैं, सारा एग्जाम्स अगर निकल रहा है तो हर वक्त तो इंसान जगेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 घंटा लेट हो गया, कभी कभी मतलब मान के चलो 1-2 दिन लेट हो जाता है, कभी कभी हफ्ते लेट हो जाता है, क्योंकि हर चीज पहुंच नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि इसका कोई फॉर्म आ गया है तो आप लोग भी क्या बोलते हैं, कमेंट में बता दीजिए कि इसका फॉर्म आ गया है, तो उस पर डिटेल वीडियो हम लोग ला देंगे। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं ना है, ये हम दोनों की लड़ाई है। तो ये नहीं है कि मतलब सर और मैम के ऊपर सारी भार छोड़ दिया जाए। आप लोग के पास भी जो जानकारी है आप लोग भी शेयर करिए, हम लोग के पास भी जो जानकारी है हम लोग भी शेयर करेंगे, मिलके एक अच्छा मुकाम तक पहुंचा जाएगा, आप भी और मैं भी, हम दोनों की ये लड़ाई है। तो आप लोग भी शेयर करिए इस चीज को, ठीक है ना, कि हाँ ये एग्जाम का फॉर्म आउट हो गया है, मुझे पता चला है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा हूं, आप प्रूफ के साथ बताइए, आप इस पे डिटेल वीडियो ला दिए तो हम लोग डिटेल वीडियो ला दें। और बाकी हम लोग तो चेक करते रहते हैं, लेकिन चूंकि इतने एग्जाम हैं, इतना आसान टास्क नहीं है सबको क्या बोलते हैं कवर करना, क्योंकि हम लोग कोई एक चीज तो है नहीं, हम लोग ऑल अपडेट्स दे रहे हैं कि बच्चे जहां से भी सफल हो सके वो हो जाएं, चाहे नीट से सफल हो जाएं, एम्स से जाके सफल हो जाएं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस से सफल हो जाएं, सीयूईटी का एग्जाम देके हो जाएं, एसएससी का एग्जाम देके हो जाएं। बस हमारा टारगेट ये है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर ले जाएं, बस मेरा टारगेट यही है, हम लोग की सोच यही है। और अगर आप देखोगे तो हम लोगों की जो मेन डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा भी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि सकारात्मक सोच का परिणाम सदैव सकारात्मक होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक हो, जिससे हम आपके लिए कुछ करें और करने के बाद हमारे जीवन में भी कुछ सकारात्मक होता जाए, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमें रिटर्न में मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। एसएससी के बारे में एक एक करके हम लोग और भी आगे वीडियो देखते जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।